हाय एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू इनिशिएटिव का, वो है वीकली मैगजीन फॉर CAPF AC पेपर 2। तो वीक में है ना, एक वीक में जितना भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहा है जो कि पेपर 2 ओरिएंटेड है ना, पेपर 2 में आने का चांस है या फिर पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उसको हम लोग पूरा डिटेल में यहाँ पे कवर करेंगे। ये पूरा लेक्चर होने वाले हैं वीकली मैगजीन का, जो कि पेपर 2 को डेडिकेट होगा। पेपर 1 का अलग से ऐसे ही एक लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि देखो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है तो उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। लेकिन पेपर 2 क्या है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में आते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, लिखना होता है वहाँ पे, तो हमें उस तरीके से जो है हैंडल करना है। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो आज हम लोग कवर करेंगे 1 से 6 अक्टूबर के बीच जितना भी न्यूज़ रहा है जो कि पेपर 2 ओरिएंटेड है। तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे पूरा PDF नोटिफिकेशन अपलोड हो जाता है। कोई भी डाउट रहता है तो नंबर भी दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। हाँ, और एक बात और कि इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीकली न्यूज़ को। वीकली जो है मंथली देखो, हाँ एक चीज़ और मंथली से याद आया कि वीकली न्यूज़ जैसे यहाँ पे रनिंग है, ऐसी ही जो है मंथली मैगजीन भी आएगा, जो कि पेपर 1 के लिए अलग से डेडिकेट हो गया आएगा, पेपर 2 के लिए अलग से डेडिकेट हो के आएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, और जिसमें से फर्स्ट जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है इंडिया एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। टॉपिक है गवर्नमेंट थीम से हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो है क्यों न्यूज़ में रहा है, कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये देखो इंडिया हैज़ और एक चीज़ और यहाँ पे देखना कि जितना भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो थोड़ा रिटन फॉर्मेट में रहेगा, जिससे मैं इसको जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर सकूँ, जिससे इससे नोट्स बना सकूँ, रिवाइज कर सकूँ, ठीक है। तो इंडिया हैज़ कंप्लीटेड अ डेकेड ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दी 2030 एजेंडा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, जो कि डिफरेंट का बात करते हैं। जैसे पहला का बात करोगे तो नो पॉवर्टी है, तो इस तरीके से क्या है, डिफरेंट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। और उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए इंडिया का क्या क्या योगदान रहने वाला है, बस उसी के बेस में यहाँ पे क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड जो है न्यूज़ रहा है। तो कैसे जो है इंडिया जो है इंटीग्रेट हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, और क्या क्या इसका डेवलपमेंट प्लानिंग रहा है, इसको देखो। तो देखो सबसे पहले पियोनियर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स लाए गए। क्यों इंडेक्स लाना पड़ा? क्योंकि इंडेक्स के थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि कौन से स्टेट का परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन से स्टेट का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसको अचीव करने में योगदान होगा। उसी के थ्रू नीति आयोग ने 2018 में लाए गए, जिसमें से स्टेट को रैंक किए गए, यूनियन टेरिटरी को रैंक किए गए। इससे क्या हुआ कि जैसे कि केरला हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, जो कि कंसिस्टेंटली टॉप रैंक में रहा है, ठीक है। अब देखो टॉप रैंक में आ रहा है तो बाकी अदर स्टेट भी ये सोचेंगे कि हमें भी टॉप में आना है, तो हमारे स्टेट जो है उसको भी डेवलप करना है, हमारे स्टेट को भी इम्प्रूव करना है। तो इस तरीके से क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है इंडेक्स लाने स्टार्ट किए गए। फिर लोकलाइजेशन हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। कैसे लोकलाइजेशन? ओवर 2.5 लाख ग्राम पंचायत नाउ प्रिपेयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जिसके थ्रू जो है डेवलपमेंट कर सके। कैसे डेवलपमेंट कर सके कि जैसे कि पॉवर्टी है, पॉवर्टी जो है सस्टेनेबल 1 में आता है, तो पॉवर्टी को कैसे हटाना है, उस तरीके से डेवलपमेंट प्लान ला सकते हैं, है ना। जितना भी रिवर है तो रिवर को कैसे स्वच्छ रखना है, रिवर को कैसे अच्छे से इम्प्रूव करना है, उसका यूटिलाइज कैसे करना है, इस तरीके से क्या है प्लानिंग यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत लेवल में इंडेक्स निकाल सकते हैं। इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे कि एक ग्राम पंचायत टॉप में आया तो बाकी ग्राम पंचायत भी सोचेंगे कि हमें भी इस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है, जिसके थ्रू हम लोग भी क्या है टॉप में आ सकें, है ना। तो लोकलाइजेशन यहाँ पे हुआ है। तो ये जो है इसका मतलब ये है जो न्यूज़ में रहा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो इंडिया किस तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, बस ये न्यूज़ में रहा है, और यहाँ से पूछ सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे कि सेवरल स्टेट इस्टेब्लिश SDG कोऑर्डिनेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर फॉर सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग। क्योंकि देखो कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो उसका कोऑर्डिनेशन जरूरी है, उसको देखना तो पड़ेगा भाई कि जो भी काम हो रहे हैं वो ठीक तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशन चाहिए, है ना। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो इसी के थ्रू क्या किए गए हैं कि जितना भी स्टेट है उसका कोऑर्डिनेशन हुआ है, प्लस एक्सेलरेशन सेंटर हुआ है,
फॉर सिस्टमेटिक मॉनिटरिंग के साथ। ठीक है, ये समझ आ गया। जैसे कि एग्जाम्पल में हरियाणा, उड़ीसा हैव अलाइंड देयर स्टेट बजट विथ SDG आउटकम। देख लो यहाँ पे उड़ीसा का एग्जाम्पल ले लो, हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो, अपना बजट को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नो पॉवर्टी का बात करते हैं, है ना, स्वच्छ वाटर का बात करते हैं। तो इसमें अगर स्पेंड करोगे तो एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करोगे, साथ में साथ जो न्यूट्रिशनल लेवल है या फिर जो भी डेवलपमेंट प्लान चला रहे हो उसके लिए इम्प्रूवमेंट कर पाओगे अपने स्टेट लेवल में। ठीक है, फिर टारगेटेड प्रोग्राम इंक्लूजन लाए, जिस तरीके से जैसे कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया जिसमें से जो कि 1100 है, यहाँ पर 112 डिस्ट्रिक्ट लैगिंग इन हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको डेवलपमेंट करना है। अब खुद सोचो कि हेल्थ में डेवलपमेंट हो रहा है ना, फिर एजुकेशन में डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? सीधी सी बात यहाँ पे कर पा रहे हैं। इम्पैक्ट देख सकते हो, जैसे कि हरियाणा का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, फिर जो कि होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच ये भी लाए गए हैं इंडिया के थ्रू, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऐसा है जो कि पूरा इंडिया को एक साथ आके उसको कवर करना है ना, क्योंकि सैनिटेशन लगाना है, सैनिटेशन रखना है, स्वच्छ रखना है। तो ऐसा थोड़ा ना कि बस एक गांव जो है स्वच्छ रख रहा है तो बाकी पूरा इंडिया स्वच्छ हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि पूरा इंडिया को मिल के यहाँ पे आना होगा। अगर पूरा इंडिया मिल के अपना स्वच्छता में योगदान देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है स्वच्छता यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर पाएंगे। तो मैं तो एक स्वच्छ का एग्जाम्पल दिया हूँ क्योंकि यहाँ पे होल सोसाइटी का बात हुआ है। समझ आ रहा है? इतना समझ आ गया? अब देखो यहाँ तक इंडिया ने क्या क्या अपना अप्रोच लिए है उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है 1 2 3 है, पूरा 17 है, तो इसमें से कैसा कैसा डेवलपमेंट इन्होंने किए हैं इंडिया के थ्रू। क्लियर है? तो एक चीज़ थोड़ा डाटा याद रखना, जो इंटरनेशनल रैंकिंग हुआ है, इंडिया रैंक 112 आउट ऑफ 166 कंट्री इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, जो 2024 का था, है ना, उसमें से जो है 112 रैंक हासिल किए गए 166 में, विथ स्ट्रॉन्ग गेन इन पॉवर्टी एजुकेशन, पॉवर्टी रिडक्शन सॉरी है, पॉवर्टी रिडक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल इंक्लूजन में इसमें क्या है पूरा हाई परफॉर्मेंस किए हैं, मतलब इसमें जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो जैसे कि पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नो पॉवर्टी का बात करता है ना, भूखमरी नहीं होना चाहिए उसका बात करता है, तो इसमें इंडिया ने क्या योगदान दिए हैं? जैसे कि डाटा बताता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जब आता है यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिला है इंडिया में। 2013-14 में 29% थे, वो कितना हो गया एट प्रेजेंट 11% हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इनिशिएटिव वही लाए गए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो कि फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं, PM किसान हो गया जो कि फार्मर की इनकम को सपोर्ट करता है। इस तरीके से, क्योंकि देखो फार्मर के पास इनकम आएगा तो पॉवर्टी से हट ही जाएंगे। ठीक है, अगर डिफरेंट स्कीम ला रहे हो जिससे पॉवर्टी हटा सके, रिडक्शन कर सके, तो रिडक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर सेकेंड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि जीरो हंगर का बात करता है, तो जीरो हंगर में इनिशिएटिव जैसे कि पोषण अभियान चलाए गए 2018 में, जिससे न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ा सको। ठीक है, फिर मिड डे मील आए PM पोषण के थ्रू, फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2013 के थ्रू कि जो फूड मिलने वाले हैं वो सब्सिडाइज्ड रेट में मिले, जिससे हर कोई इसको खरीद सके, जिससे जो हंगर हो रहा है, जो कि भूखमरी में बहुत लोगों का मौतें हो रहा है वो ना हो पाए, है ना, जो डेथ हो रहा है वो ना हो पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सेकेंड को अचीव करने के लिए इस तरीके से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। फिर अगला देखोगे जो थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग, इसके लिए आयुष्मान भारत लाए गए। ठीक है, प्लस मिशन इंद्रधनुष फॉर इम्यूनाइजेशन लाए गए, मिशन नेशनल आयुष मिशन लाए गए। इसके थ्रू जो है हेल्थ को अच्छे से रख पाएंगे, क्योंकि जितना अच्छे से हेल्थ रहेगा उतना ज़्यादा इकोनॉमी में भाग लेंगे, उतना ज़्यादा इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होगा, उतना ज़्यादा इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन होगा, मतलब इंडिया का GDP जो है ऑटोमेटिकली ग्रोथ देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी सस्टेनेबल 4 जैसे कि क्वालिटी एजुकेशन मिलने वाले हैं, मिलेगा तो इकोनॉमिक्स का अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगा, है ना। जस्ट एग्जांपल इकोनॉमिक्स का है, बाकी हर स्फीयर में हर एरिया में देखोगे तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, तो अच्छे से वो जो भी हैं वो अच्छे से क्या कर पाएंगे, अपना ग्रोथ कर पाएंगे, उसका ग्रोथ दिख जाएगा। कैसे हुआ? जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान हो गया, है ना, जैसे कि जो 2020 में भी
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। फिर पीएम ई विद्या हो गया। इस इनिशिएटिव के थ्रू जो है क्वालिटी एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्पस है, प्रोग्रेस देख लो, पर्पस देख लो, ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वही इसी को ही बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है दीक्षा, इसके थ्रू जो है पढ़ाई को एक्सेस कर पाओ। जैसे कि कोविड-19 के समय में स्कूल कॉलेज सब बंद थे, तो किसके थ्रू एजुकेशन लिए? दीक्षा के थ्रू एजुकेशन लिए हैं। समझ आ रहा है? फिर अगला जैसे कि 5 है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी का बात करते हैं, है ना। जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव हो गया, महिला शक्ति केंद्र हो गया, रिजर्वेशन फॉर वुमेन हो गया। प्लस यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है। जो फैमिली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होता है 23% थे 2017-18 में, जो कि 37% हो गए। इससे क्या डिनोट हो रहा है, इससे क्या अपने को पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा मेल पार्टिसिपेशन है उतना जो है फीमेल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो डाटा है ये यही शो करता है कि जो फीमेल पार्टिसन 2017-18 में 23% थे, अब कितना हो गया है 37% हो गया है 2023 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जेंडर इक्विटी भी देखने को मिला है इंडिया में। फिर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर 6 का बात करोगे, जो कि क्लीन वाटर सैनिटेशन प्रोवाइड करता है, 2014 में देखोगे तो केवल और केवल 39% ही जो है सैनिटेशन कवरेज देखने को मिला है। लेकिन 2020 में ये कितना हो गया 100% हो गया है, ठीक है। अब किस इनिशिएटिव के थ्रू, जैसे कि इसको लिख सकते हो जल जीवन मिशन हो गया। देखो यहाँ पे जितना भी आ रहा है, जहाँ चाहे फैक्ट्स का बात कर लो, है ना, चाहे स्कीम्स का बात कर लो, पूरे लेटेस्ट स्कीम यहाँ पे है। तो इससे अच्छे से अगर कवर करते हो और आंसर राइटिंग में ठीक से अगर लिख देते हो तो मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से फेच कर पाओगे इसमें। क्लियर है? क्योंकि पूरा अपडेटेड यहाँ पे है। चलो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 का बात करते हैं, जो कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी का बात करते हैं, है ना। जैसे कि 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव कर पाए। अगर देखो 100% अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो आएगा कहाँ से? तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा मिलेंगे, क्योंकि जब डिमांड रहेगा तभी तो सप्लाई होगा, है ना। तो देखो इनिशिएटिव जैसे कि उज्ज्वला योजना हो गया, है ना। फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो इस तरीके से इनिशिएटिव ला के अफोर्डेबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इसमें हम लोग जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 है, इसका भी प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट हो रहा है। प्रमोट होने का मतलब है उसको हम लोग अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर 8 जो है SDG का बात करोगे, जो कि डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका बात करते हैं। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया योजना हो गया है ना, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया, PM मुद्रा योजना हो गया, ठीक है। और ये भी हमें पता है कि इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है विथ 7 प्लस माइनस जो है GDP ग्रोथ के साथ। तो जितना ज़्यादा GDP है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि वहाँ पे जो रह रहे हैं उसका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा ही होगा, ठीक है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि वहाँ पे जो है जो पीपल का वर्किंग कंडीशन है या फिर जो डेसेंट वर्क रह रहे हैं वो ज़्यादा ही होगा, तभी तो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, ठीक है। फिर जो है 10 जो बात करते हैं, रिड्यूस करना है इनइक्वलिटी को, ठीक है। इनइक्वलिटी को रिड्यूस करना है, जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो गया, जिसके थ्रू जो है राशन यहाँ पे ले सकते हो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गया, जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या फिर जितना भी मार्केट से रिलेटेड है उसको उत्थान कर पाए, ठीक है। इतना समझ आ गया? तो यहाँ पे जो है जो न्यूज़ रहा वो यही रहा और यहीं तक हमें कवर करना है। अब देखो क्या क्या इसका चैलेंजेस है, क्या क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है। अब बोलोगे कि इसमें भी ये तो छूट रहे हैं, ऐसे करके एक डाउट आएगा। तो ये छूट नहीं रहा है एक्चुअली, यहाँ पे हम लोग मैगजीन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैगजीन में जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक टच कर रहे हैं, क्योंकि वो तो पूरा स्टैटिक पोर्शन है अपना, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हम लोग कवर नहीं करेंगे। कुछ न्यूज़ देखोगे, मैगजीन देखोगे, वहाँ पे पूरा कवर होता है, क्लियर है। लेकिन यही चीज़ अगर मंथली मैगजीन में आएगा तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, समझ आ रहा है। क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी यहाँ पे कवर हुआ है, ऐसा नहीं है कि कवर ही नहीं किए हैं, कवर हुआ है। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है वो स्टैटिक पोर्शन में ही रहने वाले हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अभी जो है 3 रिपोर्ट अभी इशू किए गए हैं NCRB के द्वारा। ये न्यूज़ में रहा है अभी, क्योंकि ये सिक्योरिटी एग्जाम है तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मेंस बोलता हूँ, पेपर 2 है वहाँ पे आ सकता है। तो NCRB का रिपोर्ट यहाँ पे क्या क्या दिए गए, अपने आंसर यहाँ पे कोट कर सकते हो, यहाँ से कुछ डाटा ले सकते हो। तो 3 इन्होंने जो है रिपोर्ट इशू किए गए हैं,
कौन कौन से 3 रिपोर्ट हैं? तो देखो, पहला रिपोर्ट जो कि प्रिजनल स्टैटिक्स जो कि जेल में है उससे रिलेटेड जो है इशू किए गए हैं। दूसरा जो एक्सीडेंटल से जितना भी डेथ हो रहा है ना, सुसाइड हो रहा है इंडिया में, उससे रिलेटेड यहाँ पे नोटिस इशू किए गए हैं। प्लस एक और इशू है जो कि क्राइम कैसे हो रहा है, क्राइम का स्टेटस क्या है इंडिया में, उससे रिलेटेड यहाँ पे इशू किए गए हैं। क्लियर है? 3 जो न्यूज़ यहाँ पे इशू किए गए हैं वही चीज़। तो 1 बाय 1 करके कवर करते हैं क्या? देखो, सबसे पहले ये जानो कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ये है क्या। ये एक जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं 1986 में। ये इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स, कि जितना भी क्राइम हो रहा है, क्रिमिनल्स हो रहा है, उसका इन्फॉर्मेशन इसी के पास स्टोर रहते हैं। किस पैटर्न में क्राइम हो रहा है, कैसे क्राइम हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड जो है क्राइम से रिलेटेड, क्रिमिनल से रिलेटेड एनसीआरबी के पास रहते हैं, जिसे 1986 में बनाया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंडरगत आते हैं। ठीक है, और इसे जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, रिकमेंडेशन किए गए थुंगन कमेटी, थुंगन बोलता हूँ, टंडन कमेटी के द्वारा। अब देखो यहाँ पर बोलोगे तो यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन है, ये स्टैटिक पोर्शन है। क्यों यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन है? क्योंकि जब तक एनसीआरबी को नहीं समझोगे तो उसका रिपोर्ट कैसे समझ आएगा, है ना। तो देखो, जहाँ पे स्टैटिक कवर करना वहाँ पे स्टैटिक हो रहा है, और करंट अफेयर जो है पूरा मैगजीन तो चल ही रहा है फिर। ठीक है, इसका रोल वही है कि कलेक्ट करना, एनालाइज करना, है ना, मेंटेन करना क्राइम डाटा को, जिससे अच्छे तरीके से जो है इसका डाटा को यूटिलाइज करके क्रिमिनल्स को पकड़ सके, क्राइम को यहाँ पे रिड्यूस कर सके। क्लियर है? समझ आ गया? जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो अब थोड़ा तीनों रिपोर्ट को 1 बाय 1 करके कवर करते हैं। जो कि पहला रिपोर्ट है क्राइम इन 2023 रिपोर्ट, जो कि क्या क्या फाइंड किए गए। ओवरऑल अगर बात करोगे तो 6.24 मिलियन केसेस रजिस्टर किए गए हैं 2023 में। 2022 की अपेक्षा 7.2% यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। तो इससे क्या आइडिया लगा सकते हो कि क्राइम रेट यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, क्राइम रेट देख लो कितना है पर लाख पॉपुलेशन। फिर ऑन एन एवरेज बात करोगे तो 5 सेकेंड में एक बार क्राइम हो रहा है, मतलब 1 क्राइम एवरी 5 सेकेंड इन इंडिया। देख लो, 5 सेकेंड में एक क्राइम यहाँ पे हो ही रहा है। सोच सकते हो। चेंजिंग पैटर्न का अगर बात करोगे तो मर्डर जो हो रहा है उसमें 2.8% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेप केसेस हो रहा है उसमें 5.9% डिक्लाइन देखने को मिला है। प्लस डोरी जो डेथ हो रहा है वहाँ पे भी हमें 4.6% डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ये जो है डाटा, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एनसीआरबी का डाटा है। तो इसको जब कोट करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा आंसर राइटिंग में। फिर क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबिलिटी सेक्शन, इसका बात करोगे तो वुमेन का अगर देखोगे तो वुमेन का जो है 0.7% रोज देखने को मिला है। जो डोमेस्टिक क्रुएल्टी हो रहा है 29.8% है, जो कि प्री डोमिनेंट है। 29.8% बहुत ज़्यादा होता है, डोमेस्टिक क्रुएल्टी का परसेंट इतना है। ठीक है, फिर SC ST में कितना क्राइम हो रहा है देख लो। यहाँ पे भी जो है SC ST में भी हमें जो है रोज देखने को मिला है, मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कितना बढ़ा है? 28.8% यहाँ पे बढ़ा है। तो इसको भी यहाँ पे कंसिडर करना है। तो देखो, यहाँ पे क्राइम हो रहा है तो क्राइम को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे उसको जस्टिस दिला सकते हैं। तो सबसे पहले कि साइबर जो सिक्योरिटी हो रहा है उसको स्ट्रेंथ करो, डिजिटल लिटरेसी को स्ट्रेंथ करो। देखो, ऐसा है कि अगर क्राइम हो रहा है तो जो क्राइम कर रहा है और जिसका क्राइम कर रहा है, तो जिसका क्राइम कर रहा है उसे यही नहीं पता होता है कि हमें रिपोर्ट कहाँ लिखवाना है। समझ रहे हो? साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर साइबर क्राइम हो रहा है तो उसको पता नहीं है, नंबर ही नहीं पता है कि इसमें हम लोग जो है डायल करके जो है हेल्प ले सकते हैं इस तरीके से। या फिर जो डिजिटल लिटरेसी होता है कि इस वेबसाइट को इंटर नहीं करना है ना, कोई अननोन लिंक को टच नहीं करना है ना, खोलना नहीं है उसे। तो इस तरीके से जो डिजिटल लिटरेसी होता है वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करने का जरूरत है। वहीं यहाँ पे मेन इशू आ जाता है, साइबर सिक्योरिटी को समझने की जरूरत है, समझने के साथ उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। Establish specialized cyber crime police unit in every state with advanced forensic capabilities। ठीक है, फिर अर्बन क्राइम मैनेजमेंट, क्योंकि जैसे कि CCTV हो गया, AI बेस्ड ट्रैफिक मॉनिटरिंग हो गया, इस तरह से क्या है कि हम लोग जो है क्राइम को मैनेज कर सकते हैं और इसको हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जैसे कि प्रायोरिटाइज करो रोड सेफ्टी कैंपेन, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ द रश ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर ओवर स्पीडिंग जो कर रहे हैं उसमें स्ट्रिक्ट यहाँ पे लगाओ। फिर अगला है कि वल्नरेबिलिटी जो ग्रुप है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करो। जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे जो है साइबर सिक्योरिटी का चांस ज़्यादा है या फिर क्राइम का चांस जो है ज़्यादा है इस सेक्शन में, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे क्या करो, प्रोटेक्ट करो, उसको प्रोटेक्शन दो। ठीक है, एक्सपांड
काउंसलिंग एंड शेल्टर होम, फास्ट ट्रैक डोमेस्टिक क्रूरल्टी, हरासमेंट केसेस थ्रू स्पेशल कोर्ट, इसके थ्रू हम लोग उसको जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी ग्रुप जैसे कि ST SC हो गया, वुमेन्स हो गया, चाइल्ड हो गए, है ना, ये जो वल्नरेबिलिटी जो सेक्शन है उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। फिर जुडिशियल रिव्यू हो गया, पुलिसिंग रिफॉर्म करो, है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाओ, जिसके थ्रू जितना भी साइबर क्राइम से रिलेटेड है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी उसको निपटान कर सके। ठीक है, पुलिस में रिफॉर्म लाओ कि कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, कैसे क्राइम को पकड़ना है। तो इस तरीके से जितना भी रिफॉर्म आना चाहिए हर एक रिफॉर्म को यहाँ पे लाओ और प्लस उसको स्ट्रेंथन करो। ठीक है, अब जैसे कि पुलिसिंग रिफॉर्म है तो इसमें हम लोग बेटर ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको, है ना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट कर सकते हैं फॉर पुलिस, स्पेशली हैंडलिंग सेंसिटिव क्राइम, है ना, जैसे कि जेंडर बेस्ड हो गया, कास्ट बेस्ड हो गया, चाइल्ड रिलेटेड हो गया, क्योंकि जिस तरीका का केसेस है उसे उस तरीके से ही सॉल्व करोगे तब वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि कम्युनिटी एंड प्रिवेंटिव इंटरवेंशन, इसको भी हम लोग स्ट्रेंथन कर सकते हैं। प्लस अच्छा यहाँ तक है ये, ठीक है, कम्युनिटी हो गया, प्रिवेंटिव इंटरवेंशन हो गया, जैसे कि NGO हो गया, तो NGO के पार्टिसिपेशन के थ्रू, है ना, जो विक्टिम है उसको हम लोग रिहेबिलिटेशन करा सकते हैं, विक्टिम को सपोर्ट दे सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, जैसे कि जस्ट पुलिस को रिफॉर्म करना, जुडिशियल रिफॉर्म करना, ऐसा नहीं, कम्युनिटी इंगेजमेंट होना भी यहाँ पे जरूरी है। क्योंकि कोई भी अगर साइबर अटैक कर रहे हैं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि साइबर अटैक क्या होता है, किस तरीके से किए जाते हैं, जिससे हम लोग उससे सुरक्षा में रह सकें, उससे हम लोग बच सकें। क्लियर है। फिर अगला जो सेकंड स्टैटिक है, अभी हम लोग जो स्टैटिक देखे हैं, कौन सा वाला स्टैटिक है, क्राइम से रिलेटेड वो वाला स्टैटिक है ना, उसको कवर किए। अब सेकंड जो स्टैटिक NCRB ने इशू किए गए हैं वो है प्रिजनल स्टैटिक्स, प्रिजन स्टैटिक्स इंडिया 2023। अब इसको हम लोग कवर करते हैं कि क्या क्या इनमें जो है लाए गए हैं, डाटा फैक्ट्स सबको यहाँ पे कवर करते हैं। तो ओवरऑल प्रिजनल पॉल्यूशन जो पॉपुलेशन है उसको अगर कवर करोगे तो यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। देख लो 2023 में 2022 के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो 4.4% यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है। ठीक है, प्लस अंडर ट्रायल और कन्विक्ट अगर बात करोगे, अंडर ट्रायल मतलब होता है कोई अगर जेल में गया है लेकिन उसका पेशी नहीं हुआ है ना, या फिर कोर्ट के सामने उसको लाए नहीं गए हैं, अंडर ट्रायल यहाँ पे डोमिनेट करता हुआ दिखाई देंगे, जो कि 73.5% है ऑल प्रिजनल में। मतलब यहाँ पे सोच सकते हो कोई आदमी जो है, इंसान जो है जेल में है लेकिन उसका कोर्ट के सामने ही नहीं गए हैं, है ना, उसका जजमेंट नहीं हुआ है, उसका सुनवाई ही नहीं हुआ है, जिसमें से उत्तर प्रदेश जो है हाईएस्ट अंडर ट्रायल पॉपुलेशन है। अच्छा, पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉल्यूशन तो डिफरेंट हो गया। एजुकेशन का अगर बात करोगे तो 25% अनएजुकेटेड है, 40% नॉट बियॉन्ड, बताओ क्लास 10th से, 40% उससे ज़्यादा ही नहीं है। फॉरेन प्रिजनर का बात करोगे तो यहाँ पे रोज़ देखने को मिला है 10%, 2022 की अपेक्षा 10% जो यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, जिसमें से मेजोरिटी का बात करोगे तो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया, नाइजीरिया हो गया। मोस्टली अगर देखोगे यहाँ पे तो मोस्टली जो है अपना जो नेबरिंग कंट्री है वहाँ का ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर डेथ अगर प्रिजनर का हो रहे हैं तो उसका रिलेटेड अगर डाटा है कि 1972 डेथ 2023 में देखने को मिला है ना, 150 जो है अननेचुरल हुआ है, इंक्लूडिंग 96 ने तो सुसाइड ही कर लिए हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो पंजाब हो गया, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अनसैचुरेटेड डेथ देखने को मिला है। अननेचुरल मतलब जैसे कि सुसाइड कर लिया, इस तरीके से। फिर क्या क्या ऐसे रेगुलेशन है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो कि प्रिजनर से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 14 जो कि ऑल प्रिजनर इंक्लूडिंग अंडर ट्रायल एंड कन्विक्टेड आर इक्वलिटी बिफोर लॉ, है ना, जो कन्विक्ट कर दिए हो मतलब पूरा ट्रायल हो गए हैं, जो है कोर्ट ने उसको जजमेंट सुना दिए हैं कि जेल में भेज दो, इस तरीके से। तो एक तो जिसे जेल में भेज दिए गए हैं उसका ट्रायल हो गया, वो एक साथ रहे, फिर जो अंडर ट्रायल है वो भी एक साथ रह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, मिसमैच हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वलिटी बिफोर लॉ बात करते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 21 जो कि गारंटी का बात करते हैं, लाइफ टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है ना। फिर आर्टिकल 22 जो कि इंश्योर करता है राइट टू कंसल्ट लीगल कंसिल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट, प्रिवेंशन डिटेंशन, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन। फिर आर्टिकल 23 जो कि प्रिजनर लेबर इज लीगल अंडर रेगुलेटेड कंडीशन बट फोर्स और एक्सप्लोटेटिव लेबर इज बैन, है ना, जो
एक्सप्लोजिव तरीके से या फिर फोर्स लेबर तरीके से काम करा रहे हो, बंधुआ मजदूर के तरीके से काम कर रहे हो, जो कि ये बैन है, ये आर्टिकल 23 बताते हैं। आर्टिकल 24 जो कि चिल्ड्रेन को यहाँ पे हजारियस एक्टिविटी उसमें काम नहीं कराना है, ये बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ कमेटी है प्रिजन रिफॉर्म कैसे करना है, इतना ज़्यादा जो 73% जो कि अंडर ट्रायल है उसको कैसे कम कर सकते हैं, या फिर जितना भी प्रिजनर से रिलेटेड जो रिफॉर्म है, रिकमेंडेशन है, उसमें से जो पहला कमेटी जिसे फॉर्म किए गए थे 1980 में, वो है मुल्ला कमेटी, जिसे A.N. मुल्ला के द्वारा इसे हेड किए गए थे। इसमें कुछ रिकमेंडेशन भी दिए गए थे, जैसे कि इंडियन प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विस, इसको इस्टेब्लिश करो, सेपरेट करो यहाँ पे अंडर ट्रायल और कन्विक्ट को, क्योंकि जहाँ पे कन्विक्ट हो गया वही रह रहे हैं, और जो अंडर ट्रायल है, जिसका ट्रायल ही नहीं हुआ है, वो भी वही रह रहे हैं, है ना। मीडिया एंड पब्लिक एक्सेस टू जेल, देखो इस चीज़ का बात किए हैं, है ना। इम्फेसिस ऑन रिहेबिलिटेशन, है ना, आफ्टर केयर, करेक्शनल ट्रेनिंग, फिर अलोकेशन ऑफ एडिक्वेट फंड फॉर प्रिजनल इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ जो है मुल्ला कमेटी के थ्रू बोले गए थे। फिर कृष्णा अय्यर कमेटी आए, जो कि वुमेन प्रिजनर का बात करते थे कि मोर फीमेल स्टाफ दो वहाँ पे, है ना। लीगल एड हो गया, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमेन इनमेट्स, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम कस्टोडियल सेक्सुअल एब्यूज़ जो हो रहा है उससे उसको प्रोटेक्ट करो। तो इस तरीके से जो कृष्णा अय्यर कमेटी है, इसके द्वारा जजमेंट दिए गए थे। जजमेंट मतलब कुछ रिकमेंडेशन दिए गए थे, बोलने का मतलब ये है। फिर देखो यहाँ से रिलेटेड अगर कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो भी इम्पोर्टेंट होता है ना, क्योंकि जहाँ जजमेंट कोर्ट के मतलब पूरा आंसर राइटिंग का एक इन्हेंस हो जाता है, आंसर राइटिंग थोड़ा बढ़ जाते हैं, है ना, उसका वैल्यू हो जाता है। तो जैसे कि पहला जो जजमेंट आए थे प्रिजनर से रिलेटेड, भाई ऐसा नहीं प्रिजनर से आ रहा है तो जो वुमेन इशू है उसका यहाँ पे डाल रहे हो, ऐसा नहीं। पहला जो जजमेंट आए गए थे वो है फ्रांसिस कोर्लिए मुलिन, एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली, जो कि 1981 का है। हेल्ड दैट प्रिजनर हैव द राइट टू कम्युनिकेट विथ फैमिली एंड लॉयर, ये चीज़ बोले गए थे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 के थ्रू उसको पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, डिग्निटी है, ये बोले गए थे। फिर रामा मूर्ति केस आए थे कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, जो कि 1997 में है। आइडेंटिफाई किए गए थे 9 कोर इशू इन अ प्रिजनर सिस्टम, जैसे कि ओवर क्राउडिंग हो गया, टॉर्चर हो रहा है, हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहा है, मेंटल हेल्थ हो रहा है। तो इससे रिलेटेड क्या है, प्रिजनर सिस्टम से रिलेटेड जो कि 9 कोर इशू यहाँ पे डायरेक्टेड किए गए थे गवर्नमेंट को। फिर जो है लेटेस्ट जो 2024 का जजमेंट है सुभाष चकमा यूनियन ऑफ इंडिया, फिर अदर्स, ऐसे ऑब्जर्व दैट द ओपन प्रिजनर कैन बी एन इफेक्टिव सॉल्यूशन टू रिड्यूस ओवर क्राउडिंग एंड प्रमोशन रिहेबिलिटेशन, है ना। ओपन प्रिजनर जो है, इट इंजेज द स्टेट गवर्नमेंट टू अडॉप्ट एंड एक्सपांड ओपन प्रिजनर सिस्टम अक्रॉस इंडिया। इस तरीके से जो सुहास चकमा केस है, वो यहाँ पे जो सुहास चकमा केस जजमेंट है वहाँ पे इस तरीके से ओपन प्रिजनर के यहाँ पे बात किए गए हैं, जिससे ओवर क्राउडिंग जो हो रहा है जेल में उसको कम किया जा सके। समझ आ रहे हैं। फिर इससे रिलेटेड जो है क्या क्या ऐसे जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए या फिर रिफॉर्म लाए गए, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने जितना प्रॉब्लम था उसको हम लोगों ने पूरा कवर कर लिए, अब इसका सॉल्यूशन भी तो है, सॉल्यूशन भी तो देना है। तो ई प्रिजनर प्रोजेक्ट लाए गए थे, जिसके थ्रू इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिजिटलाइज द प्रिजनर रिकॉर्ड एंड द इंटीग्रेटेड डाटा थ्रू द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो इस तरीके से कोई भी डाटा है उसको सेफ तरीके से रख सके, है ना, प्रिजनर का जितना भी डाटा है उसको अच्छे तरीके से कलेक्शन कर सके, इसके थ्रू ई प्रिजनर प्रोजेक्ट लाए गए थे, जिससे ये भी एक प्रिजनर रिफॉर्म आया। ठीक है। फिर लीगल एड, जो कि नालसा एक इम्पॉर्टेंट होता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसके थ्रू फ्री लीगल एड पहुंचा सकते हो। नेशनल लेवल में नालसा होता है, स्टेट लेवल में SALSA होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है और स्टेट लेवल में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है। फिर नेक्स्ट है वो है प्रिजन लेबर रिफॉर्म, शिफ्ट फ्रॉम पुनिटिव टू प्रोडक्टिव लेबर, जो कि हम लोग जस्ट जेल में रख रहे हैं उसको एज अ लेबर के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से भी एक रिफॉर्म का बात किए हैं। फिर ई मुलाकात लाए गए, इनेबल डिजिटल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रिजन एंड देयर फैमिली लीगल एडवाइज़र, इस तरीके से जो है ई मुलाकात के थ्रू डिजिटल कम्युनिकेशन हो सके। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए थे। समझ आ गया, इतना क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट है कि क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है, अभी तक सॉल्यूशन भी देख लिए, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं वो भी देख लिए हैं। अब कैसे हम लोग इसको वे फॉरवर्ड एज अ वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं।
तो उसमें से जो है कि एडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द मॉडल प्रिजनर एक्ट 2023, इसको इम्प्लीमेंट करो। क्या बोलता है, स्टेट शुड रिप्लेस द आउटडेटेड प्रिजनर एक्ट 1894 विथ न्यू मॉडल एक्ट टू अलाइन विथ रिहेबिलिटेटिव एंड राइट बेस्ड गोल। क्योंकि देखो 1894 जो है उस सिचुएशन के हिसाब से बने थे, उस माहौल के हिसाब से बने थे, लेकिन अभी चेंजिंग ट्रेंड है ना, चेंजिंग पैटर्न, इस हिसाब से हमें जो है प्रिजनर को रिफॉर्म करना चाहिए, जो एक्ट है उसको रिफॉर्म करना चाहिए, रिफॉर्म आना चाहिए। द एक्ट प्रमोट एजुकेशन, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, है ना, सेपरेट एकोमोडेशन फॉर वुमेन, ट्रांसजेंडर इनमेट, जो ये बात करूँ ना 2023 का, एडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, इसमें क्या बात करते हैं कि एजुकेशन को प्रमोट करो, है ना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट दो, सेपरेट एकोमोडेशन दो वुमेन के लिए, ट्रांसजेंडर इनमेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी के यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए। ये सब चीज़ जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो हम लोग, एज अ वे फॉरवर्ड इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर जो अंडर ट्रायल है इसको रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस कर सकते हो, या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाओ, है ना, या फिर डिजिटल कोर्ट लगाओ। इसके थ्रू क्या है, हम लोग जितना भी केस पेंडिंग है या फिर जितना भी अंडर ट्रायल है उसको ठीक तरीके से हम लोग वहाँ पे जो इशू है उसको सॉल्यूशन में ला सकते हैं। फिर क्या है, एक्सपांड करो, यूटिलाइज करो ओपन प्रिजनर का, प्रमोट ओपन प्रिजनर फॉर वेड बिहेव कन्विक्ट। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग जो है एक्सपांड करके जितना भी वहाँ पे जेल में जो ओवर क्राउड हो रहा है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। किसके थ्रू, ओपन प्रिजनर के थ्रू। फिर जो प्रिजनर स्टाफ है उसको अच्छे से ट्रेनिंग दो, वो जो प्रिजनर स्टाफ है उसको स्ट्रेंथन करो, ठीक है। अर्जेंटली फिल 30 to 45 वैकेंट पोजीशन इन कैडर, क्योंकि ठीक तरीके से स्टाफ नहीं है, मतलब ठीक तरीके से वहाँ पे मेंटेन नहीं होगा। अब मेंटेन नहीं होगा तो कोई जेल जो है या फिर कोई भी अगर जो जेल गए हैं उसको भाग सकते हैं, है ना, या फिर फैमिली से मिल रहे हैं वो मिल सकते हैं। तो डिफरेंट कंडीशन है। तो यहाँ पे बोलने का मेन मकसद जो वही है कि स्ट्रेंथन करो प्रिजनर जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग पहुँचाओ। वुमेन है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, मेन है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है ना। तो इस तरीके से जो है स्टाफ को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्लस उसको स्ट्रेंथन करना है। फिर जितना भी डिस्क्रिमिनेशन होता है जेल में उसको यहाँ पे क्या करोगे, एलिमिनेट करना है। ये भी एक वे फॉरवर्ड में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गया, 2 रिपोर्ट कंप्लीट कर ली हम लोग, और ये दोनों रिपोर्ट यहाँ पे जरूरी है क्योंकि डिफेंस एग्जाम जा रहे हो, CAPF एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, इसलिए जो है ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फिर जो है थर्ड रिपोर्ट जो कि एक्सीडेंट से जितना भी डेथ हो रहा है या फिर सुसाइड जो देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड डाटा है। ओवरऑल अगर एक्सीडेंट, डेथ या फिर सुसाइड का बात करोगे तो 1,71,418 सुसाइड 2023 में हुआ है और 2023 में देखने को मिला है। फिर रोड एक्सीडेंट जो हो गया जैसे कि 1,73,826 पीपल किल्ड इन रोड एक्सीडेंट। तो ये जो डाटा है बहुत ज़्यादा डाटा है ना, क्योंकि लाख में जा रहा है। फिर रोड एक्सीडेंट का अगर बात करोगे तो ये भी जो है ग्रो देखने को मिला है, जैसे कि 1.6% इन 23 फ्रॉम 22। और टू व्हीलर का बात करोगे तो 45.8% है। और इसमें से तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पे टू व्हीलर जो है, जो टू व्हीलर से डेथ हो गया वो ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या है, ओवर स्पीडिंग से 58.6% का डेथ देखने को मिला है। डेंजरियस ड्राइविंग कर रहे हो, कोई स्टंट मार रहे हैं, है ना, तो स्टंट जो है हर किसी को वो नहीं करना चाहिए, लेकिन डेंजरियस जो ड्राइविंग करते हैं वो कितना परसेंट है, 23.6% है। क्लियर है, समझ आया। फिर यहाँ पे फार्मर एंड एग्रीकल्चर जो वर्कर सुसाइड, क्योंकि एक डाटा सुसाइड से रिलेटेड भी इशू किए गए हैं और फार्मर का सुसाइड मतलब ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि देखो 10,786 सुसाइड फार्मिंग सेक्टर देखने को मिला है, जो कि 6.3% है टोटल सुसाइड का। समझ रहे हो। फिर जो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, टुगेदर यही खुद 60% पूरा सुसाइड देखने को मिलता है। और मोस्टली हमें यही स्टेट जो है देखने को मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, फिर अगला स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट हैं जहाँ पे सुसाइड का रेट, फार्मर सुसाइड का रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कैसे हम लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं। अभी हम लोग फार्मर सुसाइड का बात किए, इससे पहले हम लोगों ने एक्सीडेंटल डेथ का बात की है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो एक्सीडेंट से डेथ हो रहे हैं उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ट्रैफिक रूल्स है उसको स्ट्रिक्ट करो।
उसका पनिशमेंट को बढ़ा दो। एक्सपांड करना है चालान सिस्टम, देखो यहाँ पे लिखा गया है स्ट्रिक्ट करो पेनाल्टीज। अगर रश ड्राइविंग कर रहे हो तो पेनाल्टीज लगाओ बहुत ज़्यादा। ओवर स्पीडिंग जो कर रहे हैं, ड्रंक पी के मतलब जो है शराब पी के अगर गाड़ी चला रहे हैं तो उसके ऊपर जो है फाइन लगाओ, पनिशमेंट करो। इस तरीके से हम लोग क्या है थोड़ा रिड्यूस तो कर सकते हैं। रोड इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, है ना, इम्प्रूव करो। सिग्नलिंग सिस्टम हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, इसको हमें क्या करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। प्लस अगला जैसे कि सेफर हाईवे करो, है ना, जो कि बिल्ड क्रैश बैरियर, है ना, या फिर क्रिएट डेडिकेटेड लेन्स फॉर टू व्हीलर, ऐसे भी बना सकते हो। फिर पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना है। प्लस टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करो, क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम लोग बहुत सी चीज़ को यहाँ पे हम लोग कवर कर सकते हैं। जैसे कि बात कर लो, जैसे कि अभी ट्रेन में कवच सिस्टम आया तो उसके थ्रू जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको तो रिड्यूस कर सकते हैं। उस तरह से कुछ जो है हाईवेज में ला सकते हैं, एक्सप्रेसवेज में ला सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जो हैं कुछ मेथड के थ्रू जो है जो रोड ड्राइविंग कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए, या फिर ऐसा क्या रीज़न है जो कि फार्मर का सुसाइड इतना देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ से रिपोर्ट आया है तो थोड़ा इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो रीज़न क्या हो रहा है, सबसे पहले है कि डेप्ट बर्डन, उसके पास कर्जा इतना ज़्यादा हो रहा है जिसके थ्रू सुसाइड करने का सोचते हैं। कितना है, 30 to 40% यहाँ पे है, जो कि डिपेंडेंस हो रहा है मनी लेंडर में। वो चार्ज एक्सॉर्बिटेंट, है ना, एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट 30 to 40% वहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, अगर क्रॉप फेलर हो जा रहा है तो उसका दिक्कत है। फिर क्रॉप फेलर देखो यहाँ पे क्लाइमेट स्ट्रेट हो रहे हैं, ठीक तरीके से रेनफॉल नहीं हो गया, ड्रॉट हो रहा है, फ्लड आ रहे हैं, पेस्ट अटैक हो रहे हैं। तो जो मनी उसके पास आना चाहिए वो मनी आ नहीं पा रहा है, तो नहीं आएगा तो इंटरेस्ट कैसे चुका पाएंगे, अपने कर्जा को कैसे चुका पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। प्लस लो प्रोडक्टिविटी, मार्केट वोलेटाइल, प्रोडक्टिविटी वहाँ पे है नहीं जिस तरीके से उसको वैल्यू मिलना चाहिए। जिस तरीके से एग्रीकल्चर में काम करते हैं फार्मर, जो काम करते हैं उस तरीके से उसको जो है क्या बोल सकते हैं कि जो प्रॉफिट है उस तरीके से उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। फिर जो अगला है पॉलिसी गैप हो गया, लिमिटेड इंश्योरेंस कवरेज हो गया, ये भी एक मेजर रीज़न है। सोशियो कल्चरल प्रेशर, फिर मेंटल हेल्थ नेग्लेक्ट करना, जैसे कि डिप्रेशन हो गया तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हल्का जो है खरोच आ रहा है तो खरोच को नेग्लेक्ट करते हैं। इस तरीके से जितना भी मेंटल हेल्थ हो गया ये भी एक मेजर कॉज होता है, जिसके थ्रू क्या है फार्मर जो है सुसाइडल लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए थे जिससे इसको रिड्यूस कर सकें, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके थ्रू क्या है अगर क्रॉप का फेलर होता है तो उसको कंपेंसेट कर सकें, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। फिर पीएम किसान सम्मान निधि है जिसमें 6000 जो है एनुअली दिए जाएंगे फार्मर को। फिर डेप्ट वेयर स्कीम, स्टेट लेवल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड रिलीफ टू इन डेप्ट फार्मर। फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, फोकस ऑन क्लाइमेट रेजिलेंस फार्मिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जहाँ पे जिस तरीके से फार्मिंग होता है वहाँ पे उसी को फार्मिंग करना है। इस तरीके से प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए इस मिशन को लाए गए थे। फिर ई नेम मिशन है जिसमें नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है टू इंश्योर बेटर प्राइस डिस्कवरी एंड रिड्यूस, जिससे बेटर प्राइस जहाँ पे मिले वहाँ पे उसको सेल कर सके और फिर अच्छे तरीके से प्रॉफिट में आ सके। तो ई नेम जो है मार्केट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे। अब इतना सब इनिशिएटिव है, इसके थ्रू जो है फार्मर का जो सुसाइडल रेट है वो कम भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से अगर बात करोगे इसका कंक्लूजन का, एनसीआरबी के द्वारा जो 3 रिपोर्ट यहाँ पे इशू किए गए थे, इसका कंक्लूजन अगर देखोगे तो द डाटा रिवील इंडिया इवॉल्विंग वल्नरेबिलिटी फ्रॉम साइबर क्राइम एंड द रोड एक्सीडेंट, रीजनल ओवर क्राउडिंग एंड फार्मर सुसाइड, ब्रिजिंग दिस गैप, कॉल फॉर एविडेंस बेस्ड पॉलिसीज हो गया, जुडिशियल इफिशिएंसी हो गया एंड इंक्लूसिव वेलफेयर स्ट्रेटजी। तो ये जो है कंक्लूजन यहाँ पे लिख सकते हो। और देखो यहाँ पे जो डाटा इशू कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से अगर डाटा इशू हो रहे हैं, डाटा अप टू डेट है, डाटा एक्यूरेटली है, तो उस तरीके से हमें जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करना, किस सेक्शंस को क्या ज़रूरत है, ये अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। समझ आ रहा है इस तरीके से। चलो ये तो हो गया 2 पॉइंट हम लोगों ने, 2 थीम जो हैं इंपॉर्टेंट थे जो कि न्यूज़ में रहे इस वीक, उसको हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट जो है अब नेशनल पल्स मिशन, जिसके थ्रू जो फूड सिक्योरिटी का जो दिक्कत होता है उसको रिड्यूस कर सकें। फूड सिक्योरिटी का ये थीम है।
इसको मस्ट है कवर करना, क्योंकि अभी जो है इज अ मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस विथ अ फाइनेंशियल आउटले, कैबिनेट जो है यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किए हैं। कितना देखो 11,440 करोड़ फॉर पीरियड जो कि 2025-26 से 2030-31, जिसके थ्रू जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो पल्सेस का डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर सके और साथ में सेल्फ सफिशिएंसी हो सके इन पल्सेस में। तो इसी रेस्पेक्ट में यूनियन जो कैबिनेट है इन्होंने अप्रूव किया है। क्या है इस मिशन का ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वही होगा कि जो सेल्फ सफिशिएंसी है, जो आत्मनिर्भर है पल्स के रेस्पेक्ट में, उससे 2030-31 तक हम लोग उसको अचीव कर सकें, उसका कवरेज कर सकें। फिर जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट का, उसको कम कर सके, क्योंकि जितना कम इंपोर्ट होगा उतना ज़्यादा जो मनी जो फॉरेन कंट्री में जा रहा है वो कम होगा। अब वहाँ पे जो है मनी कम हुआ मतलब जो इंडिया का जीडीपी है वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। फिर इन्हेंस होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी। फिर जो फार्मर इनकम, जैसे कि अभी सुसाइड हो रहा है तो उसको यहाँ पे भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रमोट करोगे क्लाइमेट रेजिलियंस, है ना, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं उसको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है। इस तरीके से ये जो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव है। टारगेट जो है अभी बताया 2031 तक है, 2030-31 तक, जो कि इसका यील्ड इंक्रीज हो जाएगा 1130 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक है। इतना समझ आया। सिग्निफिकेंस का वही है, जो फूड सिक्योरिटी है उसको हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। डोमेस्टिक डिमांड हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द हायर इनकम एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे कि लार्जर इम्पोर्टर इंडिया अकाउंट फॉर 14% ऑफ ग्लोबल पल्स इम्पोर्ट। अब खुद देखो 40% जो है पल्स हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, अगर यही 40% जो है इंडिया में ग्रो हो जाए तो जितना फॉरेन कंट्री में मनी जा रहा है उसको हम लोग रिड्यूस करके जो है अपना इंडिया में उसको खर्च करके जीडीपी का ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, जितना वही अभी बताया कि जितना ज़्यादा मनी जा रहा है वो पूरा अपने पास आ जाएंगे। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है इनकरेज कर पाएंगे, क्लाइमेट रेजिलेंट प्रैक्टिस हो गया। फिर इम्प्रूव सॉइल हेल्थ सिस्टम, क्योंकि रोटेटिंग तरीके से, जैसे कि इस बार पल्स लगाए फिर उसके बाद धान लगाए फिर गेहूँ लगाए, तो इस तरीके से जब हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करते हैं तो जो सॉइल का फर्टिलिटी होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का बात करोगे तो जो है आत्मनिर्भर भारत, इसको सबसे ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। साथ में सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएंगे। सेल्फ सफिशिएंसी होगा मतलब आत्मनिर्भर जो भारत का मिशन है वो ऑटोमेटिकली ग्रो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो करेंट स्टेटस अगर देखें कि कितना परसेंट है, कौन स्टेट सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कम कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर का बात करोगे तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 25% जो है ग्लोबल का पूरा प्रोडक्शन करता है, लेकिन 14% इम्पोर्ट भी करता है, ये भी ध्यान दो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा गया है 14% इम्पोर्ट है। फिर न्यूट्रिशनल रोल अगर बात करोगे तो है चीपेस्ट सोर्स है, लेकिन इसका जो है न्यूट्रिशनल लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि मल न्यूट्रिशन इसको हम लोग कॉम्बैट कर सकें। फिर प्रोडक्शन पैटर्न का बात करोगे तो 80% इन रैन फेड है, जितना भी पल्सेस देखोगे वो जो है 80% रैन फेड है, उसके लिए पानी चाहिए बहुत ज़्यादा। रीजनल कंसंट्रेशन में मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, यही जो स्टेट हैं ये ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं पल्सेस का। बताओ इतना समझ आ गया। जो स्टैटिक्स थे, करंट डाटा थे, इसको आप यूज़ कर सकते हो, है ना, अगर आया, क्योंकि ये पीआईबी का क्वेश्चन है, पीआईबी से लिए गए हैं, इसको इम्पॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट देखो आप, पावर एंड पोटेंशियल ऑफ स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का क्या पावर है, क्या पोटेंशियल है, किस तरीके से स्पोर्ट्स को हम लोग एक नेक्स्ट लेवल में बूस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले इसका कंटेक्स्ट समझो कि द सुप्रीम कोर्ट इन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन केस हाईलाइटेड दैट स्पोर्ट मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल स्टेट ऑफ सोसाइटी फंक्शन एज एन इंस्टीट्यूशनल ऑफ द नेशनल लाइफ। क्योंकि देखो जो स्पोर्ट का है, स्पोर्ट का अगर ऐसा थोड़ा है कि जो रिच पीपल है, इलाइट पीपल है, वही स्पोर्ट खेल सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी देखने को मिलता है जो विलेज एरिया वहाँ पे भी बहुत अच्छे जो है स्पोर्ट पर्सन मिलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो स्टेट है या फिर जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसको डीप लेवल तक मतलब विलेज लेवल में जाना चाहिए। ऐसा नहीं जो अफोर्ड कर रहे हैं वही जो है आगे बढ़ रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बोलने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है
कि जो स्पोर्ट है ये हर एक सेक्शन में जाना चाहिए, यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग ये कवर करते हैं कि क्या रोल है पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ध्यान देना क्या रोल है स्पोर्ट का। तो सबसे पहले वुमेन एंड मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उसको एम्पावरमेंट मिलने वाले हैं, क्योंकि खुद सोचो कि अगर कोई वीकर सेक्शन है उसको स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स में अच्छे तरीके से वो खेल पाते हैं, अगर उसे वही प्लेटफॉर्म मिल जाए है ना, उसको प्रमोशन मिल जाए तो जो है वीकर सेक्शन से वो उत्थान हो जाएगा उसका। ठीक है, वुमेन एथलीट जैसे कि मीराबाई चानू हो गया है, निखात जरीन हो गया है, तो अगर सपोज करो इसी को अगर स्पोर्ट न मिला होता तो ये लोग इतना अच्छे लेवल तक प्लेयर बन पाते क्या? नहीं बन पाते। तो यहाँ पे वुमेन सेक्शन का बोलो या फिर मार्जिनलाइज जो सेक्शन है उसका यहाँ पे एम्पावरमेंट देखने को मिला है, ये एक रोल है स्पोर्ट्स का। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, जैसे कि इंडियन स्पोर्ट गुड सेक्टर इज वैल्यू USD 4.8 बिलियन, ठीक है, इन 2024। तो इस तरीके से सोच सकते हो। तो जो इनइक्वलिटी है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है जैसे कि कास्ट बेस्ड हो गया है ना, या फिर जेंडर बेस्ड हो गया, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे पूरा नेग्लेक्ट हो जाते हैं जब पूरा ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी में जाते हैं इस चीज। तो फिर हेल्थ है एंड ह्यूमन कैपिटल के बारे में देखोगे, अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी टू पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बिटवीन 22 to 23 इस कितना है $, जो है 300 बिलियन है। तो प्रोग्राम भी चले इंडिया के रेस्पेक्ट में, जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि स्पोर्ट एक जरिया होता है ना। स्पोर्ट अगर खेल रहे हो इसका मतलब क्या होगा कि फिट रहना पड़ेगा। अब फिट हो इसका मतलब अपने हेल्थ में ध्यान दोगे, हेल्थ में ध्यान दोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, साथ में जो जीडीपी है उसका प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। तो जिस तरीके से फिजिकल फिटनेस रखोगे वो स्पोर्ट में भी ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है प्रोग्राम भी चलाए गए हैं इंडिया के द्वारा, जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, फिर नेशनल फिजिकल लिटरेसी मिशन हो गया, जिसके थ्रू यही बताए हैं कि कैसे फिट रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर फिट नहीं रहे, फैटी हो रहा है, फैट ज़्यादा हो रहा है, फैट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, बहुत ज़्यादा बीमारी आना स्टार्ट हो जाएंगे, डिसीज़ होगा, फिर डिसीज़ होगा तो फिर हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल का पूरा एक्सपेंसेस, तो जो मनी या फिर जो इनकम जो है जीडीपी में जाना चाहिए या फिर इकोनॉमिक में जाना चाहिए वो डायरेक्टली हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस तरीके से प्रोग्राम भी चलाए गए थे। फिर रिड्यूस कर सकते हैं डिफरेंसेस, जैसे कि ट्रस्ट बिल्डिंग या फिर एंटी रेसिज्म या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो, जैसे कि वुमेन जो है क्रिकेट नहीं खेल सकती है ना, मेन ही क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है इसको यहाँ पे हम लोग कम कर सकते हैं। स्पोर्ट प्रोवाइड ये प्लेटफॉर्म ही बोलते हैं रिकन्सिलिएशन, इंटीग्रेशन एंड फाइटिंग डिस्क्रिमिनेशन। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का। ठीक है, फिर अगला जो है स्पोर्ट डिप्लोमेसी। स्पोर्ट डिप्लोमेसी इज ऑफ्टन कॉल्ड द सॉफ्टेस्ट फॉर्म ऑफ द सॉफ्ट डिप्लोमेसी। इसके थ्रू देखो हर जो कंट्री वहाँ पे स्पोर्ट पर्सन है और हर कंट्री जो है स्पोर्ट में भाग लेते हैं। तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, जैसे कि ओलंपिक हो गए वहाँ पे, तो जो दोनों कंट्री वहाँ पे वहाँ का इंगेजमेंट जो है बढ़ता है, दोनों कंट्री का इंगेजमेंट बढ़ता है ना। इसके थ्रू जो है हम लोग सॉफ्ट डिप्लोमेसी जो कॉन्सेप्ट होता है इसके थ्रू हम लोग ठीक तरीके से यहाँ पे बात कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या होगा, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है या फिर ट्रेड है ये जो है ज़्यादा बूस्ट देखने को मिलता है। तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी एक जो है मेजर जरिया हो जाता है स्पोर्ट से। ठीक है, फिर चैलेंजेस क्या है, फिर देखो यहाँ तक तो है पॉइंट, देखो अभी है कोई चीज़ का अगर पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव भी होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सबसे पहले गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस देखने को मिलता है। किस तरीके से हमें गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस देखने को मिलता है, जैसे कि फेवरिज्म का, कि ये स्पोर्ट जो है हमारा फेवर है, ये पर्सन जो है स्पोर्ट पर्सन जो है ये फेवर है, मतलब जो है फेवरेट है तो उसको हम लोग ज़्यादा चांस देंगे, है ना। तो इस तरीके से क्या है फेवरिज्म एक शिकार हो जाते हैं, क्योंकि अगर यही फेवरेट अगर सिस्टम अगर हटा दिया जाए और बोले कि जो योग्यता है जो एबिलिटी है वही लड़े, तो उसे एक अच्छे तरीके से जो है एक प्लेयर मिल सकता है ना। तो गवर्नेंस का इशू जैसे कि लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो गया है, पॉलिटिकल इंटरफेयर हो रहे हैं कि ये प्लेयर वहाँ पे नहीं जा सकते, ये प्लेयर ओलंपिक में नहीं जा सकते, लेकिन अगर वही प्लेयर ओलंपिक में जाते तो कुछ अच्छा कर पाते। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो गवर्नेंस हो गया
इंस्टीट्यूशनल वीकनेस यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी एक चैलेंजेस है। फिर कमर्शलाइजेशन एंड द इलाइट कैप्चर ये रहता है, क्योंकि देखो जो स्पोर्ट है ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जस्ट इलाइट पीपल हो तो वही स्पोर्ट खेल पाएंगे, जो लोकल पीपल हैं है ना, यहाँ पे जो बैकवर्ड पीपल हैं वो लोग यहाँ पे स्पोर्ट नहीं खेल पाएंगे, ऐसा नहीं। और यहाँ पे पूरे स्पोर्ट को एक कमर्शलाइजेशन बना लेते हैं कि इतना मनी दो यहाँ पे इसको, ऐसा मतलब यहाँ पे प्लेयर बन जाओ, तो जो है इलाइट पीपल हैं वो दे देंगे। लेकिन जो बैकवर्ड पीपल हैं यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं, उतने पास उसके पास जो है रिसोर्सेस नहीं है, तो उसको कैसे दे पाएंगे उतना ज़्यादा मनी। तो इस तरीके से क्या है कमर्शलाइजेशन हो रहा है इलाइट कैप्चर दिखाने के रेस्पेक्ट में, ये भी एक जो है मेजर इशू है। फिर जेंडर एंड सोशल बैरियर आता है कि यहाँ पे वुमेन है तो वुमेन जो है क्रिकेट नहीं खेल सकते क्योंकि वो तो मेन है। फिर जितना पे जो है मेन के लिए कर रहे हैं उतना पे जो है वुमेन के लिए नहीं हो पा रहा है। तो जेंडर बेस्ड बात करो चाहे सोसाइटल बेस्ड बात करो, ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। वुमेन एथलीट जैसे कि फेस हरासमेंट, अनइक्वल पे एंड लैक ऑफ फैसिलिटी, इट वोलेटाइल डिग्निटी कंपेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट। तो इस तरीके से क्या है ये भी जो है जेंडर एंड सोशल बैरियर देखने को मिलता है यहाँ पे। फिर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। फिर एथलीट वेलफेयर, ये भी एक तो दिक्कत है। मैनी एथलीट फ्रॉम रूरल और पुअर बैकग्राउंड क्वाइट ड्यू टू दी लेक ऑफ जॉब सिक्योरिटी ऑफ ए पेंशन, ठीक है, क्योंकि क्वाइट इसलिए कर पाते हैं, इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रहे हैं, उसको पेंशन नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल उसी का लिखा हुआ है। तो एक्सप्लॉयटेशन हो गया है ना, एक्सप्लॉयटेशन है, एथलीट वेलफेयर हो गया, ये सब चीज़ में यहाँ पे ध्यान देना है, लेकिन ये भी एक कमजोरी बनता है। ठीक है, इशू समझ आ गया क्या है। फिर हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिसमें हम लोग वे फॉरवर्ड यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक देखो इतना जो हम लोग करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस किए, कोई भी डाउट, ये पूरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, तो इसको थोड़ा कवर करोगे। वे फॉरवर्ड में क्या है कि इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे कि वुमेन है तो वुमेन के लिए प्रॉपर फैसिलिटी दो, मेन है तो उसके लिए प्रॉपर फैसिलिटी दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेन के लिए ज़्यादा फैसिलिटी दे रहे हो वुमेन के लिए कम फैसिलिटी दे रहे हो, या फिर वाइसा वर्सा हो रहा है। तो जितना भी डेवलपमेंट हो रहा हो प्रोजेक्ट तरीके से हो, प्रॉपर तरीके से हो, जैसे कि इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू प्लेग्राउंड एंड द स्पोर्ट फैसिलिटी अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरिया, जैसे कि लिंक विथ नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी 2025, पिलर ऑफ स्पोर्ट एज ए पीपल मूवमेंट एंड द इंटीग्रेशन विथ NEP 2020। तो इस तरीके से क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ध्यान देना है। ट्रांसपेरेंट रहो, अकाउंटेबल गवर्नेंस होना चाहिए, किसी को फेवर कर रहे हो ये नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कोई भी प्लेयर को अपॉइंट कर रहे हो तो उसके लिए इतना एलिजिबिलिटी लिख लो, और उस तरीके से अगर कोई एलिजिबिलिटी जो है उसको फॉलो करते हैं तो उसको अपॉइंट कर लो। इस तरीके से पूरा ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट का। इम्प्लीमेंट रिफॉर्म इन स्पोर्ट फेडरेशन टू इंश्योर प्रोबिटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, ये सब चीज़ होना चाहिए। उसके बाद इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, रीडिस्ट्रीब्यूट रेवेन्यू फ्रॉम हाई प्रोफाइल लीग ग्रास रूट स्पोर्ट, जैसे कि IPL टू एंड मार्जिनलाइज ग्रुप, ये भी इक्विटेबल रिसोर्स। क्योंकि जो हाई प्रोफाइल जो लीग है ना, जो हाई प्रोफाइल जो लीग है उसके पास ज़्यादा रेवेन्यू है, लेकिन जो नॉर्मल वीक है या फिर जो नॉर्मल ग्रुप है उसके पास उतना मनी नहीं है जिसके थ्रू वो जो है स्पोर्ट को और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। तो जो हाई प्रोफाइल है वो जो है लोअर ग्रुप है, मार्जिनलाइज ग्रुप है, उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से जो है रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके अच्छे से अच्छे जो प्लेयर हैं उसको इमर्ज कर सकते हैं इसी के थ्रू। ठीक है, जैसे कि इनक्रेज कर लो प्राइवेट पार्टनरशिप को, कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए, मॉडल फॉर फंडिंग लोकल एकेडमीज। तो ये समझ आ गया कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर प्रमोट करो इथिक्स को, स्पोर्टमैनशिप को, लॉन्च नेशनल वाइड कैंपेन फॉर एंटी डोपिंग फेयर प्ले एंड द जेंडर सेंसिटाइजेशन, इनकॉर्पोरेट करो है ना, इथिकल लीडरशिप हो गया, वैल्यू जैसे कि जस्टिस, एम्पैथी आना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए इन एथलीट ट्रेनिंग में। ये सब चीज़ जो ट्रेनिंग में है इसको इनकॉर्पोरेट करो, यहाँ से प्रोमोट कर सकते हो ठीक तरीके से। फिर टेक्नोलॉजी या फिर इनोवेशन जो है उसको यहाँ पे यूटिलाइज करो, जैसे कि AI हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, इस तरीके से कि कोई भी प्लेयर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका एक डाटा प्रिपेयर करो कि कहाँ पे उसका वीक पॉइंट है, कहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिससे ये तो समझ पाए कि जो वीक पॉइंट है उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेस्ट टू बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या करो, प्रदान करो या फिर उसको प्रोवाइड करो। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी प्रेजेंट डे हो रहे हैं
है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको भी आगे बढ़ना है। ठीक, तो इसमें भी कंक्लूजन में लिख सकते हो कि स्पोर्ट्स इन इंडिया मस्ट इवॉल्व फ्रॉम बीइंग अ प्रिविलेज ऑफ इलाइड टू राइट ऑफ द एवरी सिटीजन। By embracing inclusiveness, transparency, and ethical values, India can transform sport into a force for fraternity, governance excellence, and the soft power diplomacy। ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किए अभी, जिससे इसके थ्रू फ्रेटर्निटी आ पाएगा, क्योंकि एक पर्सन दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, दूसरा पर्सन थर्ड कंट्री में आ रहा है, मतलब वो दोनों के कंट्री के बीच क्या होगा, जो डिप्लोमेसी होगा वो सॉफ्ट होगा, जो फ्रेटर्निटी का भाव होगा वो अच्छे तरीके से वहाँ पे कोऑर्डिनेट हो पाएंगे, जो गवर्नेंस एक्सीलेंस है या फिर जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है। इन डूइंग सो इट फुलफिल द सुप्रीम कोर्ट विजन ऑफ द स्पोर्ट एज अ इंस्टीट्यूशनल फॉर नेशनल लाइफ एंड कैटलिस्ट फॉर हॉलिस्टिक नेशन बिल्डिंग। तो इस तरीके से जो है इसका कंक्लूजन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे पूरा 4-5 लाइन लिखा हुआ है, लेकिन अपने कॉपी में लिखोगे तो बहुत ज़्यादा लाइन आएगा, लेकिन अपने से इसको मॉडिफाई तो कर सकते हो। समझ आ गया कंक्लूजन। अब लास्ट जो टॉपिक है वो है यूथ एम्पावरमेंट, इसके बारे में हमें कवर करना है। ये एम्प्लॉयमेंट टॉपिक से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट करें। अभी तक कोई भी डाउट रहता है तो नंबर भी है ना, इसमें मैसेज कर सकते हो, चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो। और ऑलरेडी जो हमारा यूट्यूब बैच चल रहा है ना, तो टेलीग्राम जाके एक बार चेकआउट करना, और ये टेलीग्राम चैनल जो कि लिंक पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक जो है यूथ एम्पावरमेंट। यूथ का मतलब होता है कि जो 15 से 24 एज का हो और प्रोडक्टिविटी एज है ना। 15 to 24 एज ऐसा कंसीडर करते हैं जो कि एक प्रोडक्टिविटी एज है। यहाँ पे अगर यूथ का एम्पावरमेंट होता है तो आगे चल के भी अपना एम्पावरमेंट खुद तरीके से कर पाएंगे। न्यूज़ क्या है कि रिसेंटली द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लॉन्च्ड ए यूथ फोकस इनिशिएटिव वर्थ ओवर 62,000 करोड़ एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली से लॉन्च किए गए हैं। क्या है इसका मतलब, देखो, द यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आल्सो लॉन्च द माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन एन ऑनलाइन यूथ लीडरशिप एंड सोशल इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो दो पर्सनालिटी यहाँ पे जो है यूनियन मिनिस्टर लॉन्च कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट के लिए, प्लस यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ये भी इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट से। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने का चांस बन जाता है, और अगर क्वेश्चन भी नहीं बनता तो कहीं पे तो कोट कर पाओगे, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें तो नहीं पता है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस क्वेश्चन के हिसाब से प्लस प्रीवियस क्वेश्चन को देख के यहाँ से हम लोग अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, प्लस अपने लेवल में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री ने फाउंड किए हैं, है ना, लॉन्च किए गए हैं माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन। तो पहले इसी को हम लोग कवर करते हैं, फिर क्या क्या चैलेंजेस हैं, कैसे वे फॉरवर्ड होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, सब चीज़ जो है डिस्कस करते हैं। तो माई भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूथ इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। ये यूथ अफेयर्स के थ्रू आते हैं, जिससे अपना जो इंडिया का यूथ है ये कैसे इंगेजमेंट हो सके, कैसे अपना एम्पावरमेंट कर सके, उससे रिलेटेड है। इट इनेबल वॉलंटियरिंग, इंटर्नशिप, देखो स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं, फोस्टर कर सकते हैं इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, सिविक इंगेजमेंट एंड द नेशनल बिल्डिंग अमॉन्ग इंडियन यूथ। तो ये सब चीज़ है, इसमें फीचर्स हैं जो कि हम लोग स्किल बिल्डिंग कर सकते हैं। जिस लेवल में अभी या फिर जिस लेवल में अभी जो टेक्नोलॉजी चल रहे हैं उस लेवल का टेक्नोलॉजी या फिर उस लेवल का हमें जो स्किल चाहिए वो यहाँ पे हम लोग पा सकते हैं। लीडरशिप जो अपॉर्चुनिटी होता है, क्या एक लीडर में होना चाहिए, क्या एक लीडर में गुड क्वालिटीज़ होना चाहिए, ये भी हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। इंटर्नशिप तो है ही है, वॉलंटियरिंग तो है ही है। डिज़ाइन एंड डेवलप बाय द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके थ्रू इससे डिज़ाइन किए गए हैं। अगर ये प्रीलिम्स नहीं, पेपर 1 में अगर ये आता है तो इसको भी यहाँ से कवर कर सकते हो। चलो, बेनिफिट वही है कि मोबाइल एक्सेस, रिकॉग्निशन, कैरियर एम्पावरमेंट जो यहाँ पे डिस्कस किए वही है, ठीक है। अब हमें देखो, यहाँ तक हम लोगों ने यूथ एम्पावरमेंट ये तो कवर कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली यूथ का डेफिनेशन होता क्या है ना, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एज अ इंट्रोडक्शन भी इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। द यूनाइटेड नेशन फॉर स्टेटिस्टिकल पर्पस डिफाइन किए हैं यूथ एज अ दोज पर्सन बिटवीन एज ऑफ 15 and 24 विदाउट प्रीजुडाइज टू अदर डेफिनेशन बाई मेंबर। तो जितना भी मेंबर थे सब ने यूनिवर्सली जो है एक ही को यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं 15 से 24 ईयर को।
जो कि यूथ एज जो है कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के हिसाब से क्या है कि यूथ आर एज 15 to 29 ईयर्स फॉर्मिंग अ डेमोग्राफिकली सिग्निफिकेंट ग्रुप कैपेबल ऑफ ड्राइविंग इंक्लूसिव ग्रोथ, नेशन बिल्डिंग एंड सोशियो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस। वही जो है पहले बताया था कि जो है ग्रोथ में अपना योगदान दे सके, नेशनल बिल्डिंग कर सके, सोशियो इकोनॉमिकल जो प्रोग्रेस है कैसे होगा, क्योंकि सबसे पहले उसके पास इनकम आएंगे, इनकम आएगा तो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे, इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे तो जीडीपी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो जब जीडीपी ग्रोथ होगा, ठीक है, जीडीपी, तो जब जीडीपी ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली जो है इकोनॉमिकल ग्रोथ देखने को मिलेगा, प्लस जो सोसाइटल ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यूथ के बारे में जो दो डेफिनेशन है, दोनों का एज अ इंट्रोडक्शन भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई कोट अगर याद है, अगर कोट याद आता है एग्जाम में तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हमने ये कवर करना है पेपर 2 के लिए कि क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए गए हैं यूथ एम्पावरमेंट के रिस्पेक्ट से। पहला जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में लिए गए हैं, जैसे कि पीएम मुद्रा योजना हो गया 2015, गेव 33.65 लाख करोड़ लोन टू माइक्रो इंटरप्रेन्योरशिप या फिर 40% वुमेन बेनिफिशियरी। तो पीएम मुद्रा के थ्रू लोन दे सकते हैं, इससे अपना एम्पावरमेंट कर सकते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाके या फिर सर्विस सेक्टर में जाके। फिर एजुकेशन के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 2020 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि 100% स्कूल इनरोलमेंट बाय 2030, इसमें बोले हैं कि 100% जितना भी ड्रॉप आउट कर रहे हैं या फिर जो पढ़ने नहीं जा रहे हैं उसका 2030 तक पूरा एडमिशन होगा, इनरोलमेंट होंगे, ये इसके थ्रू बोले हैं। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब्स के बारे में स्किल इंडिया मिशन है ना, इसके थ्रू क्या करेंगे 1.63 करोड़ यूथ इसमें ट्रेन होंगे, रोजगार मेला हो रहा है यहाँ पे। फिर स्पोर्ट एंड लीडरशिप में अपना योगदान देंगे, जैसे कि नेशनल सर्विस स्कीम है, फिर नेहरू युवा केंद्र संगाधन है ना, फिर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि इसको जो है इस स्पोर्ट हो गया या फिर लीडरशिप हो गया, इसके थ्रू इसको मोबिलाइज कर सकते हैं। क्लियर है, ये समझ आया। फिर न्यू एज यूथ इंगेजमेंट हो गया, जैसे कि मेरा युवा भारत सॉरी। फिर कनेक्टेड 1.5 करोड़ यूथ थ्रू वॉलंटियरिंग एंड द डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिर सर्विस टू नेशन। तो इस तरीके से क्या किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, वो पूरा इनिशिएटिव यहाँ पे हैं जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किए। इतना समझ आया। फिर देखो इनिशिएटिव तो लिए हैं, अब इनिशिएटिव क्यों लिए हैं, क्योंकि चैलेंजेस हैं, है ना। तो क्या क्या ऐसे चैलेंजेस हैं उसे अब डिस्कस करना है। तो एक चैलेंजेस है एजुकेशन क्वालिटी एंड स्किल डेफिसिट। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया ग्रो हो रहा है या फिर जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, उस तरीके से हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इंडिया एजुकेशन सिस्टम स्ट्रगल विथ अ पुअर लर्निंग आउटकम, क्योंकि अभी जो है पूरा थ्योरी पोर्शन को ही कवर करते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उस टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलता है। फिर अंडर क्वालिफाइड टीचर है ना, आउटडेटेड करिकुलम है, सिलेबस है। तो इस तरीके से क्या है, हमें जो एजुकेशन क्वालिटी मिलना चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल पाता। जब एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है तो स्किल का डेवलपमेंट कैसे होगा। स्किल का डेवलपमेंट तभी होगा जब टेक्स्ट बुक में जो सिनारियो चल रहे हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहा है उससे रिलेटेड बातें होंगे तब। तो ये एक चैलेंजेस है यूथ में, जो एजुकेशन क्वालिटी हो गया, स्किल डेफिसिट हो गया, मिसमैच हो गया मॉडर्न इकोनॉमी। जैसे कि सर्विस सेक्टर है, तो सर्विस सेक्टर कैसे काम करते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होता है, ये बारे में हमें नहीं पढ़ते, जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा होता है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी या फिर मॉडर्न इकोनॉमी में उसी का योगदान है। तो मिसमैच देखने को मिलता है। लेकिन जो हम लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं वहाँ पे थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी को कैसे अप्लाई करना है ये वहाँ पे नहीं पढ़ते हम लोग। तो एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फेल टू अलाइन विथ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, बिग डाटा हो गया, इंडस्ट्री 4.0 हो गया है। क्योंकि हम लोग तो थ्योरी कवर कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो एज आ रहे हैं है ना, वो एज है आर्टिफिशियल एज का, मशीन लर्निंग का, बिग डाटा का, तो थ्योरी यहाँ पे काम नहीं आने वाले। तो मिसमैच यहीं पे देखने को मिलता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो रहा है उसके हिसाब से नहीं है। फिर जो है डिक्लाइन इंगेजमेंट विथ एजुकेशन, बहुत ज़्यादा अपने को ड्रॉप रेट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अपने को जो है स्कूल जो है जा ही नहीं पा रहे हैं,
क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि इंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी स्कूली एजुकेशन होता है उस जो है थ्योरेटिकली ज़्यादा बात होता है, प्रैक्टिकली बात नहीं होता। तो प्रैक्टिकली नहीं होता, इसका मतलब जो इंगेजमेंट होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलते हैं। स्कूल इनरोलमेंट हैज़ ड्रॉप्ड बाई 20.7 मिलियन इन द 2 ईयर। देख लो 2023 और 24 में ही 20.7 मिलियन यहाँ पे ड्रॉप आउट देखने को मिला है। तो ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ से जो डाटा शो हो रहा है, यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है कि जो स्कूली एजुकेशन या फिर जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर रिस्क ऑफ द सोशल डिसकंटेंट, ठीक है, ये क्या है कि लार्ज यूथ बल्क जैसे कि 65% अंडर 35 कपल विथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू एक्सट्रीमिज्म। इस तरीके से देखो, कोई भी अगर पढ़ लिए उसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, अब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहे हैं तो सोचेंगे एक्सट्रीमिज्म की तरफ, है ना, कि गवर्नमेंट जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहे तो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाएंगे, तो अगेंस्ट में जाएंगे तो या तो टेररिस्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे या फिर एक्सट्रीमिज्म ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अब इस तरीके से जो है इलीगल ग्रुपिंग में ज्वाइन होंगे, मतलब डायरेक्टली सिक्योरिटी जो है, इंडिया का जो सिक्योरिटी है, सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, उसको हार्म करेंगे। तो यहाँ पे भी जो रोल ऑफ सोशल डिसकंटेंट है ये भी देखने को मिलता है। सोसाइटल अगर डिसकंटेनमेंट हुआ मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गए, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में गए मतलब जो है जितना भी इलीगल एक्टिविटी है वहाँ पे इंगेज हो जाने का चांस जो होता है ना, चांस यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिटिकल वीकनेस, जैसे कि वीक गवर्नेंस, प्रॉपर तरीके से जो है रूल्स एंड रेगुलेशन जो एजुकेशन से रिलेटेड इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, करप्शन ज़्यादा देखने को मिलता है, डिविजिव पॉलिटिक्स हैं, इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल जो वीकनेसेस हैं ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। चैलेंजेस क्या है इसके रेस्पेक्ट से? तो चैलेंजेस हैं तो क्या हम लोग वे फॉरवर्ड एज अ कंसिडर कर सकते हैं, इसको ध्यान दो। वे फॉरवर्ड में जैसे कि हम लोग जो स्किल हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन उसको प्रमोट कर सकते हैं। कैसे प्रमोट करोगे कि कंबाइन करो हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग में ज़्यादा ध्यान दो, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करो, क्योंकि जिस लेवल में प्रैक्टिकली अप्रोच होना चाहिए उसी लेवल में प्रैक्टिकली अप्रोच करो। थ्योरी पोर्शन हमें अब नहीं कवर करना है, ठीक है, थ्योरी करोगे लेकिन थ्योरी के साथ हमें ये ध्यान देना है कि उसका प्रैक्टिकली अप्रोच कैसे कर पाएंगे। जो स्किल का रिक्वायरमेंट है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या फिर मॉडर्न जो एज है, जो स्किल का वहाँ पे डिमांड है, उसी अगर डिमांड को अगर अप्रोच करके एजुकेशन दिया जाए तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। जैसे कि जर्मनी डुअल एजुकेशन सिस्टम कंबाइन किए हैं वोकेशनल ट्रेनिंग विथ इंडस्ट्री एक्सपोजर, जिसमें से प्रोड्यूसिंग जॉब रेडी ग्रेजुएट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं उसको यहाँ पे रेडी कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इस तरीके से जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, इसको डिज़ाइन करना चाहिए। ये भी एक वे फॉरवर्ड है, इसे कंसिडर कर सकते हैं। फिर अगला जो है डिसेंट्रलाइज एंड रीजन स्पेसिफिक फोकस, क्योंकि जहाँ पे जितना ज़रूरत है वहाँ पे उतना ध्यान दो। जैसे कि कोई आदिवासी एरिया है ना, या फिर बैकवर्ड एरिया है, तो बैकवर्ड एरिया को जो अपलिफ्टमेंट करना है उसे उस तरीके से अपलिफ्टमेंट करो, हाँ, जिस तरीके से उसको ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि स्कीम्स टू डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल नीड इंश्योरिंग रीजनल इक्वलिटी, फोकस ऑन जैसे कि अंडर सर्व और रूरल एरिया हो गया, ट्राइबल एरिया हो गया, बैकवर्ड एरिया हो गया, या फिर बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हो गया, विलेज हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि यहीं से जो है पूरा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो डिसेंट्रलाइज तरीके से जो है हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, ये एक वे फॉरवर्ड है। फिर यहाँ पे प्राइवेट जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, इसको यहाँ पे अप्लाई करूँ। जैसे कि लेवरेज इंडस्ट्री कोलैबोरेशन टू प्रोवाइड हैंड ऑन स्किल ट्रेनिंग, चाहे इंटर्नशिप दो या फिर प्लेसमेंट के थ्रू दे सकते हो या फिर मेंटरिंग के थ्रू दे सकते हो। इस तरीके से जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है इसी के थ्रू हमें जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर जैसे ही कि ग्रेजुएट होता है तो उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है एज अ जॉब के माध्यम से उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर ना तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होगा, ना तो उसको फ्रस्ट्रेशन होगा, नहीं उसको क्या बोल सकते हो जो डिप्रेशन होते हैं वो नहीं होने वाले हैं। तो ये भी एक अप्रोच है। जैसे कि साउथ कोरिया यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन अलाइन स्किल विथ लेबर मार्केट नीड, ये हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, यूज डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, AI बेस्ड स्किल असेसमेंट, ऑनलाइन मेंटरिंग टू स्किल इनिशिएटिव नेशन वाइड।
तो क्योंकि अभी का रेस्पेक्ट बात करोगे तो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में बुकिश लैंग्वेज पढ़ाओगे, टेक्स्ट बुक को जो थ्योरी है उसी को पढ़ा रहे हो, तो ज़्यादा काम आने वाला है नहीं, क्योंकि मॉडर्न एज है वहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजी का एज है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी एज में हमें जितना अच्छे तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी आता है या फिर जितना अच्छे तरीके से स्किल हमें पता है उतने अच्छे तरीके से हम लोग वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। जितना अच्छे तरीके से ग्रो करोगे मतलब नेशन ग्रो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एंड रिस्पॉन्सिबल टू यूजेस, प्रिवेंट सोशल आइसोलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, साइबर रिस्क अमॉन्ग यूथ। क्योंकि देखो अगर पता है कि साइबर रिस्क का क्या होता है तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। अगर स्किल पता है तो साइबर जो रिस्क है ये भी पता होगा। तो साइबर रिस्क है, अगर साइबर अटैक होता है तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन वही चीज़ सोचो कि वही बुकिश लैंग्वेज पढ़े हैं, है ना, उतना अच्छा तरीके से हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं पता है, तो साइबर अटैक होगा तो हो ही रहे, पता है कहाँ चलने वाले हैं। ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन में जल्दी ज़्यादा हो जाएगा भरोसा। तो इस तरीके से क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया है, उसका पूरा यहाँ पे इंटीग्रेशन होना चाहिए। फिर मॉनिटरिंग एंड आउटकम बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन हो। Establish robust evaluation mechanism for all youth focus program to ensure effectiveness, transparency, accountability, ये सब चीज़ हो, मॉनिटरिंग ठीक तरीके से हो। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो देखो यहाँ से जो हम लोग पूरा थ्योरी कवर करने के बाद कंक्लूजन लिख सकते हैं कि द 62,000 करोड़ यूथ फोकस इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड by integrating education, skill, entrepreneurship and infrastructure. India aim to foster self reliance। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से एजुकेशन दोगे, जितने अच्छे तरीके से स्किल मिलेगा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, तो ऑटोमेटिकली जो सेल्फ रिलायंस है वहाँ तक जो है पहुँच जाओगे। जो आत्मनिर्भर भारत का है वो आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। ठीक है, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेकिंग द यूथ टू इंजन ऑफ द नेशनल प्रोग्रेस। क्योंकि मेन पिलर कौन है, यूथ ही है। यूथ है तभी तो नेशनल डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा इसका कंक्लूजन। तो ये तरीके से जो है पूरा वीक में जो 1 to 6 अक्टूबर में जितना भी न्यूज़ थे जो कि पेपर 2 ओरिएंटेड थे ये कवर किए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसका अगला टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, मतलब 6 से आगे जितना जो वीक है जितना न्यूज़ रहा है उसको यहाँ पे हम लोग हैंडल करेंगे। इस क्लास का पूरा PDF जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। प्लस जितना भी इनिशिएटिव चल रहा है यहाँ पे चेकआउट कर लो। कोई भी डाउट रहता है तो नंबर दिया हुआ इसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।